तो पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि मैं टेस्ट सीरीज़ पे कुछ वीडियोस बनाऊं। दोस्तों, आज से आपको जितने भी टेस्ट सीरीज़ है जो मैं अपने ऑफिशियल बच्चों को देता हूं, उसी के ही कुछ पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं जो टेस्ट के रूप में होंगे। लगभग 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर खुद लगाओ, ठीक है। आप जैसे कि नंबर 1 में हमने क्वेश्चन पढ़ा और आप भी साथ में आंसर दो, जिससे कि देख सके कि आप कितने आंसर राइट हुए हैं। दोस्तों, एक बात और, यूपी पीसीएस 2020 प्री के लिए एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ आपको दिया जाएगा। इतने मतलब टेस्ट हैं, रोज़ टेस्ट होते हैं। रोज़ आपको 100 क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, कि सिर्फ टेस्ट लगा के ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। करंट अफेयर्स आपको अलग से मिलती है। एक क्रैश कोर्स की तरह आप कर सकते हैं। 3 महीने का समय बाकी है। फीस 1000 रुपीज़ पर मंथ की फ़ीस है, नॉमिनल फ़ीस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना लिंक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके उस नंबर से कॉल कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं एरिया के वाइज से? ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा। बी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। और डी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा राजस्थान है, सेकंड नंबर मध्य प्रदेश है, थर्ड नंबर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। यूपी 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनियन टेरिटरी जो होती है भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कितने यूटीज़ हैं? 5, 7, 9 या से अधिक? दोस्तों, हमारे देश में 9 यूटी हैं, ठीक है। ये असर्शन वाला क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर। ए कथन, भारत का अक्षय यानी कि जो लैटिट्यूड विस्तार और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड विस्तार लगभग समान है, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समान है और इसके लंबाई चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है, ठीक है। बी भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सबसे सर्वाधिक अधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ठीक है। मतलब जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो उनका जो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो गैप होता है सबसे ज़्यादा आपका इक्वेटर पे होता है और वो फिर धीरे करते करते पोल्स पे आके 0 हो जाता है। ये सही है। आपको बताना है असर्शन और रीज़न के ऊपर बताना है कि आप क्या चीज़ है ये। ए बी सी डी, इसमें दोस्तों ए बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है। कथन जो है हमारे देश का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का भी डिस्टेंस है जो वो लगभग बराबर है। आप मैप देख लीजिएगा, मैंने कहा एक्सप्रेशन मैं दूंगा नहीं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अब क्या होते हैं ये पता कर लीजिएगा, ठीक है, मैं समझाऊंगा नहीं। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होते हैं इंडिया के, अगर आप नक्शे में देखोगे तो लगभग 37 वगैरह के आसपास आता है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा एक तरह का स्क्वायर के रूप में बनाता है। और चूँकि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, उसके 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में गैप सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी होती है वो थोड़ी सी ज्वाइड शेप में, मतलब कि जो एक चपटी हुई है, गोल चूड़ी की तरह गोल ना होकर बिल्कुल एक थोड़ा सा शेप की तरह हल्की सी है, जहाँ इक्वेटर पे थोड़ा मोटी हो जाती है। इस कारण से 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में गैप सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है। चलिए आगे देखते हैं। एडम्स ब्रिज, आदम का पुल किन 2 देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, या भारत और बांग्लादेश के बीच में? दोस्तों, एडम्स ब्रिज जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। एडम्स ब्रिज आप देख लीजिएगा। भारत के EEZ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होता है, साइज़ कितना होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ जिसे कहते हैं, कितना होता है? इसका आंसर है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर के बराबर EEZ होता है। अब EEZ में क्या क्या होता है और उसके बाद क्या क्या कानून बने हुए हैं ये आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन EEZ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट आता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? एलिफेंटा, न्यू मूर, रामेश्वरम या लक्षद्वीप? तो आंसर दोस्तों रामेश्वरम है। और एलिफेंटा कहाँ है? एलिफेंटा बताइए कहाँ पर? एलिफेंटा जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे क्या मिला है एलिफेंटा और वो किसके पास है ये देख लीजिएगा। लक्षद्वीप कहाँ पर है और लक्षद्वीप और जो मिनिकॉय के बीच में कौन सा समुद्री चैनल गुजरता है ये आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क दिया है मैंने, कुछ नहीं बताऊंगा इसके अंदर मैं आपको। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, उड़ीसा। दोस्तों आंसर उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है। लगभग किन किन स्टेट से हो गुजरता है ये आपको पता होना जरूरी है। राजस्थान है, पहले गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। फिर आपका आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं आता है आपका, उत्तर प्रदेश, झारखंड,
होते हुए वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से आता है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा इसमें। निम्नलिखित में कौन सा एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट टाउन है, सैटेलाइट टाउन है। इस सैटेलाइट टाउन का मतलब क्या होता है कि एक टाउन बड़ा होता है शहर, उसके बगल में एक और शहर जो है वो पनप जाता है। ठीक है, तो उस सैटेलाइट टाउन कहते हैं। एक बड़े शहर के पास पे छोटा शहर डेवलप होता है, तो कौन सा है? एर्नाकुलम, अहमदाबाद, बेंगलोर या सूरत? तो उसका इसका आंसर है एर्नाकुलम। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े यूटी देश में, उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाएंगे, अवरोही क्रम में। आरोही और अवरोही होते हैं, आरोही इंक्रीजिंग ऑर्डर और अवरोही डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा पहले, उसके बाद में छोटा, फिर छोटा। ठीक है, तो यूटी के बारे में बताया जा रहा है, तो इसके मैं आपको आंसर बताता हूँ। सबसे बड़ा यूटी हमारे देश में है अंडमान निकोबार, फिर है आपका दिल्ली, फिर पुडुचेरी। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी में कुछ खास बात है। ये यूटी वो यूटी हैं जहाँ पर आपका विधानसभा भी है और इनके रिप्रेजेंटेटिव आपके राज्यसभा में भी हैं। ठीक है, बाकी यूटी जैसे चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता। अब एक और हो गया है आपका जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर भी वो ऐसा यूटी बन गया जिसकी विधानसभा होगी। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में किस एक स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेफर्स टू द लोकल टाइम ऑफ विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस। मतलब कि जो इंडिया का लोकल टाइम है वो किस स्थान का भी लोकल टाइम है, हमने कहाँ से कैलकुलेट किया है? तो दोस्तों वो है वो इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद के पास एक नैनी जगह है, वहाँ से ही IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो रेखा गुजरती है। ठीक है, और वहीं से हम क्योंकि सेंटर में, ऑलमोस्ट सेंटर में आता है इंडिया के, तो वहाँ से हम टाइम अपना कैलकुलेट करते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? इंडिया को सबसे पहले जो किया गया था वो हमें ग्रीक कहा था, इंडिया कहा था। ठीक है, वो इंडस से पहले इंडस आता था, इंडस से सिंधु, फिर इंडिया, वहाँ से शब्द आया है। और जो सिंधु शब्द है या हिंदू शब्द है वो आपका सबसे पहले अरबों ने कहा था। ठीक है, और इंडिया का शब्द सबसे पहले ग्रीक ने कहा है। निम्नलिखित भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला क्षेत्र राज्य कौन सा है? सबसे जिसकी कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा कोस्टल बड़ी लाइन जो है वो है गुजरात, सबसे बड़ी उसकी कोस्टल लाइन होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नवंबर 2000 में भारत में गठित 3 नए राज्यों गठन की तिथियाँ कैसे क्रम? जो 3 राज्य बने थे सन 2000 में वाजपेयी जी ने बनाए थे, कौन कौन से हैं 3 राज्य? सबसे पहले कौन सा बना था, उसके मतलब उसमें तीनों में सबसे पहले कौन सा बना, उसके बाद में कौन सा बना? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को, फिर 9 नवंबर को उत्तरांचल बना, और फिर 15 नवंबर को झारखंड बना। उसके बाद देखते हैं तो फिर तेलंगाना बना 2005-14 में, 15 में, और उसके बाद अब 2 यूटी बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उससे पहले दोस्तों, अगर कोई क्षेत्र कोई अगर नया राज्य बनेगा तो नया राज्य किसके पास पावर होती है बनाने की? कौन बना सकता है नया राज्य? द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री इन द टर्म, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारे देश में? राजस्थान। ठीक है, मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड्स के नाम से प्रसिद्ध क्या, कौन सा द्वीप जो है वो एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है अंडमान निकोबार। एमराल्ड मतलब छोटे मोती टाइप के जो होते हैं, उसको मरकत भी बोलते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार में बहुत छोटे आपके टापू हैं वहाँ पर। भारत संघ में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? इंडिया और म्यांमार के बीच में एक आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो इलाका है म्यांमार और जो बाउंड्री है वो इंडिया के कई स्टेट से गुजरती है, जिसमें से एक है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा थोड़ा अंदर साइड में आता है, वो बांग्लादेश से मिलता है, तो वो त्रिपुरा आंसर है जिसकी बाउंड्री म्यांमार से नहीं मिलती। तो थोड़ा मैप से पढ़ लीजिएगा, ये मैप देख के करिएगा कि म्यांमार और इंडिया के बीच में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय होता है, मिजोरम होता है, और अंदर साइड में जाके त्रिपुरा और मेघालय होता है। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम को सेटेलाइट भी बोलते हैं, सेटेलाइट सिटी बोलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 3 सबसे छोटे राज्यों को आरोही यानी असेंडिंग क्रम में लगाइए, मैं छोटा फिर बड़ा। 3 सबसे छोटे स्टेट्स। सबसे छोटा स्टेट पहले गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। गोवा सबसे छोटा है, फिर उसके बड़ा सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है। भारत में स्थल में घिरा हुआ राज्य, भारत के में स्थल से घिरा हुआ राज्य मतलब एक लैंड लॉक स्टेट कौन सा है? लैंड लॉक मतलब कि उसका कोई भी तो जो कोना है वो समुद्री तट से ना मिले, तो जो ऐसा लैंड लॉक स्टेट है हमारे देश में वो बिहार है, यूपी है, ये स्टेट्स हैं। 1857 में भारत की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई थी? सबसे पहले जो भारत की क्रांति जो स्टार्ट हुई है वो आपका मेरठ में स्टार्ट हुई है। ठीक है, 1857 में भारत की क्रांति मैं पढ़ देता हूँ।
10 मई को मेरठ में हुआ। यहाँ पर 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बयुक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बर्बाद कर दिया। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवा कर वे लोग दिल्ली को चल पड़े। जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपियन सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेफ्टिनेंट विलोबी ने जो दिल्ली के शस्त्रागार का कार्यवाहक था कुछ प्रतिरोध किया, किंतु वह पराजित हुआ। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया। दिल्ली में विद्रोह की सफलता ने उत्तर और मध्य भारत के कई भागों में सनसनी फैला दी और अवध, रोहिलखंड, पश्चिम बिहार और उत्तर पश्चिम प्रांतों में अनेक नए नगरों में भी विद्रोह स्टार्ट हो गया। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। कौन सी थी? भारत ने कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध के नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पहुंचना और झांसी की रानी का विद्रोह। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, सैनिक जो है सबसे पहले जाके दिल्ली पहुंचे थे आपके, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, क्या था? कमल और रोटी, ईगल यानी बाज, नैपकिन, रुमाल या 2 तलवारें। तो दोस्तों इसका था कमल और रोटी। कमल रोटी जो है वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल रोटी था। इतिहासकारों तथा लेखकों के रूप में वर्ग का दावा है कि विद्रोह का एक व्यापक तथा सुसंगठित षड्यंत्र का परिणाम था। इसके सबूत में वे चपातियों तथा लाल कमल के फूलों के गांव को पहुंचने की घटनाओं को और घुमक्कड़ सन्यासियों, फकीरों और मदारियों के प्रचार का उल्लेख किया। क्या बोलना चाहता है? देखिए 1857 के विद्रोह को कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्लान्ड नहीं था और ये ज़बरदस्ती हो गया, मतलब अपने आप हो गया, मतलब ऐसा माहौल बना और उसमें हो गया। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं था। जिस तरह से प्लानिंग की गई है, जिस तरह से कमल और रोटी को एक दूसरे गाँव तक पहुँचाया गया, और ये शो करता है कि जो विद्रोह था वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज था, ठीक है। 1857 का विद्रोह का नेता कौन था? वैसे कई नेता थे 1857 के विद्रोह का। इसमें जो खान बहादुर, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है इसमें, क्योंकि 1857 के चारों ही जो हैं वो इसमें 1857 के नेता हैं। बरेली में अब अलग अलग जगह से अलग अलग लीडरशिप मिली है। जैसे बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह को रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उसने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपने मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय का पद पर नियुक्त किया। इस पद पर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया, ठीक है। तो ये कहाँ से थे आपके खान बहादुर साहब? तो खान बहादुर आपके बरेली से आपने किया था, ठीक है। जो कुंवर सिंह हैं वो बिहार में थे, वहाँ से जगदीशपुर बिहार से उन्होंने किया था, ठीक है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने लीडरशिप दी थी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था। किसके सामने युद्ध लड़ा था? तो वो थे कैप्टन आपके लेफ्टिनेंट ह्यूरोज थे। वो उन्होंने कहा भी था इनफैक्ट कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो उन्होंने डलहौजी के व्याकत सिद्धांत के अंतर्गत 1883 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का संघर्ष हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान की गई, जहां पर ताती टोपे के साथ अंग्रेजों के कई युद्धों पर पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट कहीं पूछा भी आता है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जो हुआ था उसका इसका लीडरशिप किसने दी थी? लखनऊ में जो विद्रोह हुआ उसका लीडरशिप जो बेगम हजरत महल जो थी उन्होंने यहाँ पर लीडरशिप दी थी, ठीक है। अच्छा, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था जो कि कानपुर से लीडरशिप दे रहे थे, उनका जो कमांडर इन चीफ था वो तात्या टोपे थे, ठीक है। कानपुर में 5 जून 1857 में नाना साहब के को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। वर्ष 1857 के विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे
उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। किसके दोस्त ने उसको धोखा दिया और उसको पकड़ा दिया और बाद में उसको मार दिया गया? तो वो थे तात्या टोपे। ठीक है। एटीन 57 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग जो रियल नेम था वो नाम था तात्या टोपे का। ठीक है, उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, बाद में उनका नाम तात्या टोपे पड़ गया। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किसके संबंधित थे या एसोसिएट थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 क्रांति का नेता था? 1857 में कौन सा बंदा था जो 1857 में असम को लीडरशिप दे रहा था? तो वो थे आपके दीवान मनीराम दत्ता। दीवान मनीराम दत्ता थे, उन्होंने असम से लीडरशिप दी थी। ठीक है, तो ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बिहार में किसने लीडरशिप दी, असम में किसने लीडरशिप दी, बरेली में किसने दी, अवध में किसने दी? तो आप देखिए असम में जो थी वो मनीराम दत्ता ने लीडरशिप दी थी। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ है? मिर्ज़ा गालिब का जो मूल निवास है वो आपका है आगरा में। ठीक है, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। भारत में शिक्षित वर्ग ने जो 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें शिक्षित वर्ग ने क्या किया? देखिए, शिक्षित वर्ग ने 1857 के विद्रोह से अपने आप को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, और कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता का प्रमुख कारणों में से एक था। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का प्रयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उससे विदा कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे और उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का या काम करने के लिए उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश के पीछे पड़ गए। ठीक है, तो ये चीज़ था। निम्नलिखित में से वर्ग में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहार मजदूरों ने, साहूकार ने, कृषक ने, जमींदार ने। तो दोस्तों इसमें से आपके 2 और 4 इंपॉर्टेंट हैं, साहूकार और कृषक। इन्होंने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट आप ये देखो कि 1857 में सिर्फ उच्च वर्ग के लोग लड़े, लेकिन जब गांधी जी का राइज होता है तो गांधी जी आते हैं तो और उनके उसमें औरतें लड़ती हैं, जो सरकारी नौकरी करते वो लोग लड़ते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गांधी जी ने अपनी एक्टिविटी की थी इसके अंदर। जैसे मेरा क्वेश्चन आता है कि अब कौन से किस बंदे ने 1857 का विद्रोह किया था? तो बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह और नाना साहब। तो नाना साहब तो कानपुर के थे, कुंवर सिंह आपका आगरा के थे, जो मौलवी अहमदुल्ला और बख्त खान, इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो मौलवी अहमदुल्ला अवध में थे, ठीक है, और बख्त खान दिल्ली से थे। इन्होंने वहाँ पर रहकर लीडरशिप दी है। मौलवी अहमदुल्ला अवध और बख्त खान दिल्ली। – 1857 के विद्रोह के समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल की बात हो रही है, वायसराय की बात नहीं हो रही है। वायसराय 1858 के बाद बने हैं। ठीक है, तो उसमें लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल भी है और पहला वायसराय भी हिंदुस्तान का। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन भारतीय कमांडिंग ऑफिसर था? बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? जब 1857 का विद्रोह हुआ बैरकपुर में, उस समय हर्षे था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हर्षे कमांडिंग ऑफिसर थे। सर जॉन बेनेट हर्षे। – 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पैमरस्टोन। ठीक है, पैमरस्टोन थे जो उस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण असफल हुई? तो किस कारण असफल हुई? तो उसका मेन रीज़न जो था वो किसी सामान्य योजना और केंद्र संगठन की कमी, मतलब कि उनके पास कोई फुल प्रूफ योजना नहीं थी। लोग कहते हैं कि ये एक अपने आप ऑटोमेटिक एक विद्रोह हो गया,
लेकिन ये बात पूरी तरह सच भी नहीं है। थोड़ा तो उन्होंने एक प्लानिंग की थी, लेकिन उतनी प्लानिंग नहीं कर पाए जितनी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि जीतने के बाद हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, और धीरे धीरे चीज़ें फिर डिरेल्ड हो गई। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया है? लखनऊ में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें किन किन लोगों की डेथ हुई है अंग्रेज़ों की तरफ से? तो ये 4 ऑप्शन है, जनरल निकल्सन, जॉन नील, हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। तो इसमें से जो जिनकी डेथ हुई है वो हैं आपके जॉन लीक, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ठीक है, जनरल जॉन निकलन ये अलग आदमी है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दिया है, कोई दिक्कत हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।